हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? फटाफट 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 कनेक्ट हो जाओ। जैसा कि हमने वादा किया था कि ओसीएम की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे और जिसके लिए मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी बताई थी। अब उसी हिसाब से सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चल रही है। बस जो नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए गए हैं टेलीग्राम चैनल पर, उसको जरा रिफर कीजिए, पीवाईक्यूज रिफर कीजिए, ज्यादा आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो फटाफट फटाफट सेशन को शेयर कर दो दोस्तों में, फ्रेंड्स ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, क्लासेस के ग्रुप में, क्योंकि जिसको डिस्टिंग्विश बिटवीन में डिफिकल्टी है वो सभी लोग यहां पर आ सकते हैं। यस माय डियर, डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड थी, तो आज का सेशन होने वाला है डिस्टिंग्विश बिटवीन के नाम। आप सबको कुछ चीजें और बता देना चाहता हूं कि हमने ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स ऑलरेडी कवर कर लिए। कल इसी चैनल पर हमने 8 मार्क के लॉन्ग आंसर्स देखे थे। मेरे चैनल पर मॉर्निंग में हमने केस स्टडी 6 मार्क का देखा था और आज के सेशन का टारगेट हमारे होने वाला है 12 मार्क। तो टोटल अगर आप मोटा मोटी हिसाब अगर आप कर लो तो आप समझदार हो कि 46 मार्क्स अगर आप हमारे साथ कर रहे हो तो इसका मतलब कवर हो चुका है। आने वाले लाइनअप में जस्टिफिकेशन के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके अलावा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग दैट इज 2-2 मार्क के क्वेश्चंस 8 मार्क वो भी लाइनअप में है। जस्टिफाई आपके 12 मार्क का, उसके बाद आइडेंटिफाई 8 मार्क का, दैट इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वाला। यानी ईच एंड एवरी चीज हम यहाँ पर करा कर देने की आपको कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी कराऊंगा, मैं अपने चैनल पर भी करा रहा हूं। अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। अगर आपको ओसी का सच में टेंशन है तो आप अगर ओसी की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो चैनल पर जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, दोस्तों को भी जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक जरूर करना, दोस्तों में जरूर शेयर करना। Without wasting the time, we are going to start with the distinguish between. My dear, distinguish between एक important होता है। आप सबको पता है टोटल 4 डिस्टिंग्विश आपको पूछे जाएंगे, इसमें से 3 डिस्टिंग्विश आपको अटेम्प्ट करना है। ईच एंड एवरी डिस्टिंग्विश जो होगा वो 4 मार्क का कैरी करेगा, यानी टोटल 3 डिस्टिंग्विश आपको करना है। तो यहाँ पर 12 मार्क्स आपके यहाँ पर कवर होने वाले हैं। अब सबसे पहला सवाल आप लोगों के मन में कल भी आया था कि सर डिस्टिंग्विश में कितने पॉइंटर्स लिखने का है ना? सबके मन में एक क्वेश्चन था, है ना? मत जुड़ बेटा यश, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है वो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है मत करो, ठीक है? 10 जगह पर जाने का, 10 जगह पे 10 लोगों को डिस्टर्ब करने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? यश मतलब होता है विजय, विजय मतलब भाई सक्सेस। लेकिन भाई तेरे को तो लगे रहे, अपने को क्या जाता है? अपने को तो खाली पढ़ाने का है, अच्छे से अच्छा पढ़ाना है। क्लियर है? तो ध्यान दो जरा। 3 क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश अटेम्प्ट करना है। टोटल 4 मार्क के क्वेश्चन, 12 मार्क्स आपके हो जाते हैं। अब आपको हर डिस्टिंग्विश बिटवीन में, ईच डिस्टिंग्विश बिटवीन में मिनिमम 5 पॉइंटर्स आर रिक्वायर्ड। सर कितने पॉइंट लिखने का? सिर्फ 5। लेफ्ट साइड में 5 मार्क्स, राइट साइड में 5 मार्क, लेफ्ट साइड में 5, राइट साइड में 5, दैट्स इट। सर मेरे कॉलेज के टीचर ने कहा है, सर मेरे कॉलेज के सर ने कहा है 6 पॉइंट लिखने का, 7 पॉइंट लिखने का। नहीं बेटा, इतना टाइम अपने पास नहीं रहता है। 5 पॉइंट सफिशिएंट है। बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर शीट आती है उसमें भी कहा गया है सिर्फ 4 पॉइंट है। मैं तो आपको 5 बता रहा हूं, कल भी मैंने आपको सेम चीजें कही थी, ठीक है? मिनिमम 4 तो चाहिए, मैक्सिमम 5 से ज्यादा लिखना ही नहीं, क्योंकि इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। बिकॉज पेपर कंप्लीशन भी आपका सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा एक इंपॉर्टेंट सजेशन देता हूं, डिस्टिंग्विश बिटवीन के केसेस में मोस्टली बच्चे गलतियां करते हैं। मानो क्वेश्चन में पूछा है प्लानिंग वर्सेस कंट्रोलिंग, प्लानिंग वर्सेस कंट्रोलिंग पूछा है, और बच्चा क्या करता है? बच्चा डिस्टिंग्विश करता है कंट्रोलिंग वर्सेस प्लानिंग।
और सोचता है कि उसे मार्क्स मिलेगा। नहीं रे बाबू, तुझे मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हुटर ऑफ द डे, भाई अपने दिमाग की बत्ती जला ले। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं जो नाम पहले दिया है डिस्टिंग्विश में पहला वही कॉलम बनेगा। क्या आपको यह बात पता थी? यस और नो, हाँ या ना? माय डियर, ये गलतियां कहीं आप ना करो, ये गलतियां कहीं आपका दोस्त ना करके जाए, फिर कहना नहीं कि किसी ने बताया नहीं। मैं बता रहा हूं कि जो सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है वही सीक्वेंस में डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। मानो आपने प्लानिंग और कंट्रोलिंग बाहर करके गए, क्वेश्चन में पूछ लिया कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, तो पहला कॉलम कंट्रोलिंग होगा, सेकंड कॉलम प्लानिंग होगा। अगर आप प्लानिंग और कंट्रोलिंग को रेसिप्रोकेट करके आओगे, उल्टा करके आओगे, मार्क्स मिलने वाला नहीं है। फिर से मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा। सब लोग इग्नोर कर देते, नहीं ऐसा है, वो सर ने बोला है। बेटा वो सर ने कभी पेपर चेक किया क्या? पहले उनको ये आके पूछना फिजिकली। माय डियर, वापस से कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन में अगर आपको आया है प्लानिंग और कंट्रोलिंग और आपने लिखना क्या है, आपको लेफ्ट साइड में प्लानिंग और राइट साइड में कंट्रोलिंग लिखना है। अगर कोई बच्चा है जिसने पहले कंट्रोलिंग और बाद में प्लानिंग लिखा है, उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का पक्का? जर तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये प्लॅनिंग आणि कंट्रोलिंग विचारलेलं असेल तर आपल्याला तोच सिक्वेन्स मध्ये लिहायचं आहे। म्हणजे लेफ्ट साइडला प्लॅनिंग लिहायचं आहे, राइट साइडला कंट्रोलिंग। जर आपण दोन्ही जागा चेंज केली, कंट्रोलिंग मध्ये प्लॅनिंग से जागा कंट्रोलिंग आणि कंट्रोलिंग से जागा प्लॅनिंग लिहिलं, म्हणजे प्लॅनिंग वर्सेस कंट्रोलिंग विचारलेलं आहे। पण आपण डिस्टिंग्विश बिटवीन लिहिण्याच्या आधी आपण कंट्रोलिंग पहिल्या कॉलम मध्ये ठेवलाय आणि प्लॅनिंग सेकंड कॉलम मध्ये, आपल्याला मार्क्स भेटणार नाही। समझला का बाळांनो? समझा क्या क्या मैं कहना चाहता हूं? ये गलतियां बच्चे करके आते हैं और ये रेशियो बहुत खतरनाक है। 10 में से एक बच्चा ये गलती करता ही करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे जिंदगी का छोटा मोटा 14-15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हर साल 12th की बैच देखता हूं तो मुझे पता है कि ये गलतियां होती है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई है तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? क्या 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इताची इंडिया, इताची इंडिया, इताची इंडिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये बात जो मैं बता रहा हूं ये बहुत काम की बात है। अगर ये चीज आपके साथ हो जाती है फिर बोलना नहीं कि सर ने बताया नहीं था। ठीक है सर, क्वांटिटी कितना होना चाहिए 5 पॉइंट में? क्वांटिटी 5 पॉइंट मतलब 5 पॉइंट, अंदर कितने लाइन का एक्सप्लेनेशन उससे मैटर करता नहीं है, क्योंकि आपको पॉइंटर्स के हिसाब से मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? हमारे यहाँ पे तो जो चैट पे बैठे रहते हैं ना, आधे लोग तो साले स्वैग वाले रहते हैं, या सिर्फ स्वैग में रहते हैं। अरे अपना आता है, इंस्टा आईडी वगैरह मार दे बस, पढ़ाई लिखाई तो कुछ है ही नहीं, ऐसा है, कोई टेंशन नहीं। माय डियर, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। मैं आपको क्या करने वाला हूं, कॉमन पॉइंटर्स लूंगा बेटा। प्लानिंग वर्सेस ऑर्गेनाइजिंग वर्सेस स्टाफिंग वर्सेस डायरेक्टिंग वर्सेस कोऑर्डिनेटिंग वर्सेस कंट्रोलिंग। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास टोटल 6 चीजें, मैं 2-2 का जोड़ी बना रहा हूं। ठीक है, और पॉइंटर्स में कॉमन पॉइंटर्स देने की कोशिश कर रहा हूं। सो 3 डिस्टिंग्विश से आपका काम यहां पर बन जाएगा। ठीक है माय डियर, बात समझ में आ रही है? सेकेंड चैप्टर, क्या सर सेकेंड चैप्टर का डिस्टिंग्विश आता ही है बेटा? 100% सेकेंड चैप्टर का डिस्टिंग्विश आने ही वाला है। कल सर आपने बताया था, सर आपने बताया था चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 का डिस्टिंग्विश आता ही आता है। यस, कल भी मैंने बताया था और आज भी मैं बता रहा हूं कि 3 लेसन। कितने लेसन? 3।
कौन कौन सा? चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 7, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 7, इसके डिस्टिंग्विश तो आपको करके जाने ही है। समझा क्या? अरे यस और नो? सर डिस्टिंग्विश बिटवीन में 6 पॉइंट में लिखा तो चलता है। अरे बेटा तू 6 लिख, 7 लिख, 16 लिख, 28 लिख या 107 लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीचर को 5 तो चाहिए, 5 के ऊपर आप कितना भी लिखो वो आपका समय है। बस ये याद रखना, एक्स्ट्रा कंटेंट लिखने पे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, समझा क्या? यस सर। जस्टिफाई का वीडियो शाम को लाइव लेने वाला हूं मैं। जस्टिफाई वाला सेशन मेरे चैनल पर होने वाला है आज। ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। फिर से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं सर? हम लोग लेने वाले हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, पहला डिस्टिंग्विश, दूसरा स्टाफिंग और डायरेक्टिंग लेने वाला हूं, और थर्ड कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग लेने वाला हूं। 3 डिस्टिंग्विश लूंगा, उसको आप किधर से भी जंबल करके आराम से बना सकते हो, क्योंकि सिर्फ 5 पॉइंटर्स ही लेने वाला। कितने पॉइंटर्स? 5। कितना? 5। ठीक आहे सर, पण सांगा ना माझ्याकडे नेट नाही आणि मला पण पूर्ण लेक्चर क्या अटेंड करायचं आहे। पॅटर्न, पेपर पॅटर्न उद्या काल सांगितलं होतं मी, डिटेल मध्ये पेपर पॅटर्न वगैरे डिस्कस केलेला आहे आपण। ठीक आहे, याच चॅनल वरती, दिनेश लाईव्ह स्टडी चॅनल वरती आपण डिस्कस वगैरे केलेलं आहे की क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये काय असणार, क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये काय लिहायचं, कसं लिहायचं, क्वेश्चन नंबर 2B मध्ये, क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये केस स्टडी कसं लिहायचं आहे, केस स्टडीचा पूर्ण व्हिडिओ, PYQचा व्हिडिओ वगैरे सर्व मी माझ्या चॅनल वरती आजच सकाळी लाईव्ह सेशन मध्ये डिस्कस वगैरे केलेला आहे। नंतर आज आपण इकडे डिस्टिंग्विश डिस्कस करणार आहोत, संध्याकाळी जस्टिफायचा व्हिडिओ वगैरे लाईव्ह होणार आहे। नंतर काल आपण सेशन मध्ये 8 मार्काचा क्वेश्चन पण डिस्कस केलेला आहोत। तो आपण सर्व क्वेश्चन प्रमाणे आपला जे टार्गेट वगैरे असतं आपण ते सांगतो आपण की आपण ते कंप्लीट करायचा प्रयत्न करतोय आपल्या सेशन मध्ये। ठीक आहे, काळजी वगैरे करायची गरज नाही, फक्त तुमचा सन्मान पाहिजे, तुमचा ते वेळ वगैरे आम्हाला पाहिजे पूर्णपणे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, नहीं बेटा 4 पॉइंट लिखने पे कोई मार्क्स कट नहीं होता है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। सर अगर मेरे को कोई डिस्टिंक्शन आ रहा है और मैंने उधर पॉइंट करेक्टली डाले और मेरा खुद से मीनिंग लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा। आप ओसी का पेपर खुद से लिख सकते हैं, की वर्डिंग में लिख सकते हैं, बट अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इतनी सी बात है। चलो माय डियर, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं प्लानिंग वर्सेस कंट्रोल ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग अपन लेने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का डिस्टिंग्विश 100% आएगा सर। फर्स्ट पॉइंटर मैं कितने वापस बोल रहा हूं, मैं सिर्फ मिनिमम 5 पॉइंटर ही एक्सप्लेन करने वाला हूं, सिर्फ 5 पॉइंट सी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये पूरा PDF आपको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, सभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल। सबसे पहला बार बार पूछते कितना पॉइंट रिक्वायर्ड है, चल ध्यान दो। Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do it and who is going to do it। मतलब प्लानिंग जो होता है इट इज एन एक्टिविटी जो विच इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको हम पहले से डिसाइड करते हैं। व्हाट टू डू, क्या करना है। ठीक है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, कौन करेगा। सर ओसी का महारिवीजन करना है, क्या करना है, ओसी का महारिवीजन। कैसे करना है, लाइव सेशन और प्रीमियर सेशन से करना है। कब करेंगे सर, 23, 24, 25 को करेंगे। तो सर और कौन करेगा, आशीष सर करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, प्लानिंग। सो प्लानिंग में 4 क्वेश्चन का आंसर चाहिए अपने को। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। 4 चीजें समझ में आ गई। यस सर। ना ऑर्गेनाइजिंग क्या कहता है,
Organizing is the process of defining and grouping the activity of the enterprise and establishing the authority relationship among them. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग को सिंपल भाषा में डिफाइन करना चाहता हूं तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द रिसोर्सेस. क्या बोला बेटा? अगर मैं ये सब ना लिखकर अगर मैं सिर्फ ये लिखूं ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग required resources, ये मीनिंग मेरे लिए एकदम परफेक्ट होगा. छोटा 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 लेकिन असरदार, छोटा लेकिन असरदार. क्लियर है क्या? हाँ है ना? उसके बाद ऑब्जेक्टिव. सब प्लानिंग क्यों करते हैं सर? अचीवमेंट ऑफ द गोल के लिए. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मकसद को अचीव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है. और जैसे हमने प्लानिंग किया उसी हिसाब से हम अपने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को क्या करने वाले हैं? लेकर आने की कोशिश करते हैं. टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग द टुगेदर ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज. मम्मी पापा ने आपके बर्थडे का प्लानिंग किया तो बर्थडे का प्लानिंग हो गया तुम्हारा प्लानिंग एक्टिविटी. फॉर डूइंग द बर्थडे प्लानिंग पप्पा मम्मी ने कुछ तो अरेंजमेंट किया होगा. यस सर. खाना पीना बनाने का अरेंजमेंट किया होगा, कुछ तो ऑर्डर देने का अरेंजमेंट किया होगा. वो अरेंजमेंट क्या हो गया बेटा? ऑर्गेनाइजिंग हो गया. क्या हो गया? ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर में आ रहा है? बर्थडे पार्टी में जाते हैं ना, ऐसे ही हाथ उठा के जाते हैं क्या अपन? कुछ तो गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं ना, तो गिफ्ट और ये सब क्या हो गया? आपका ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी हो गया. अपने फ्रेंड का बर्थडे आता है तो अपन गाना गाने के लिए जाते हैं, तो गाना गाने के टाइम पर अपन कुछ तो केक तो लेकर जाएंगे ना, ऐसे ही तो मुंह उठा के जाने वाले नहीं है. सो केक क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी. क्लियर है क्या? यस सर. उसके बाद एरिया ऑफ द फंक्शन. ये कौन से एरिया पे काम करता है सर? जब हम किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, जब हम किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं तो उस समय पर कौन सा प्लान हमारे लिए इफेक्टिव होने वाला है, कौन सा प्लान हमारे लिए इफेक्टिव होने वाला है, उस समय पर हम प्लानिंग की एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं. अरे बात समझ में आ रही है क्या? यस सर. इसमें कोई डाउट नहीं है. फिर ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है सर? सबसे पहले समझने का कि अपने को कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, अपने को कौन कौन से रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है. तो पहले रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट को समझो और उसके बाद उसके अरेंजमेंट को समझो. अरे बात समझ में आ रही है? यस सर. पहले कौन सी चीजें लगेगी पहले वो समझो और उसी हिसाब से उस चीजों को क्या करो? ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करो. बर्थडे पार्टी आता है तो अपन समझते हैं ना अपने दोस्त लोग बर्थडे मनाना चाहिए, तो अपने दोस्त लोग बर्थडे कैसा मनाते हैं कि सबको कॉल करेंगे, सबको बुलाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स कलेक्ट करेंगे. उसके बाद सबसे कॉन्ट्रीब्यूशन, हे भाई बर्थडे पार्टी का पैसा दे पैसा दे पैसा दे, पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. उसके बाद अपन क्या करते हैं? केक लेकर आते हैं, कैंडल वैंडल लाते हैं, किसी को ताज वाज भी पहनाते हैं. ठीक है. उसके बाद अपन समझ गए ना क्या लेकर आते हैं? वो सब क्या हो गया? ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा. किधर आ जाएगा सर? ऑर्गेनाइजिंग की एक्टिविटी में आ जाएगा. तो रिसोर्सेस को पहले समझने का, उसकी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस को अरेंज करने की कोशिश की जानी चाहिए. पक्का? नाउ फैक्टर्स. व्हाट आर द फैक्टर्स इंक्लूडिंग? तो प्लानिंग के अंदर इंटरनल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है. समझा? प्लानिंग करते समय इंटरनल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है. और सेम ऑर्गेनाइजिंग में भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है. यस और नो? सर दोनों एक्टिविटीज को अरेंज करना पड़ेगा. क्लियर है? सो ऑर्डर क्या है? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट और उसके बाद प्लानिंग के बाद शुरू होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग. जिस चीज का कभी आपने प्लान ही नहीं किया, जिस चीज का आपने कभी प्लान ही नहीं किया, चीजें ऑर्गेनाइज कर पाओगे क्या? नहीं सर, चीजें ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे. क्लियर है क्या? तो पहले फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग. और इस प्लानिंग के ऊपर ही आपका क्या डिपेंड है? ऑर्गेनाइजिंग. क्या डिपेंड है? ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर है क्या? बात समझ में आ रहा है? यस. प्लानिंग कौन करता है सर? टॉप लेवल मैनेजमेंट. कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट. और प्लानिंग करने के बाद टॉप लेवल और मिडिल लेवल मिलकर ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस यानी जो चीजों की जरूरत है उन चीजों को अरेंज करने का काम करते हैं.
बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमने कहा था, मैंने कहा था मिनिमम मैं 5 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं 6 पॉइंट तक लेकर चला गया। ठीक है, लिमिटेड आंसर्स ही करने की कोशिश हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। अब सेकंड आ जाता है स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, स्टाफिंग मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट प्लेस, अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट प्लेस। समझा? अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम, कुछ भी बोलो। सही इंसान को सही समय पे सही काम देना, सही इंसान को सही समय पर सही काम देने के ही प्रोसेस को कहा जाता है स्टाफिंग। क्या कहा जाता है बेटा? स्टाफिंग। क्लियर है क्या? इस स्टाफिंग के अंदर आपका रिक्रूटमेंट भी आता है, सिलेक्शन भी आता है, डेवलपमेंट भी आएगा, ट्रेनिंग भी आएगा एंड कंपेंसेशन यानी रेम्यूनरेशन भी आएगा। अगर आप किसी को काम पर रखना चाहते हो, अगर आप किसी को काम पर रखना चाहते हो, सो काम पर रखने के लिए सबसे पहले आपको वैकेंसी अनाउंस करनी पड़ेगी। अनाउंस करने के बाद लोग आएंगे आपके पास इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू में आप उनको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आप उनको कंपेंसेट या रेम्यूनरेट करने वाले हो। समझ में आ रही बात? यस सर। उसके बाद डायरेक्टिंग में क्या आता है सर? डायरेक्टिंग में 5 वर्ड इंपॉर्टेंट है सर। क्या सर? डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, गाइडेंस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, गाइडेंस, इंस्पिरेशन, ठीक है, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जिमसी बोलते हैं, जिमसी। जी मतलब गाइडेंस, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ये 5 वर्ड जहां पर दिख जाए समझ जाना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है सर? डायरेक्टिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डायरेक्टिंग का। क्लियर है क्या? हाँ या ना? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस? उसके बाद मैं 10 बार क्या 100 बार बोलूंगा, अगर जब तक दिमाग में नहीं जाएगा तब तक बोलूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट अ राइट टाइम, इट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टाफिंग। क्लियर है? डायरेक्टिंग का मतलब क्या है कि अपने जो सबॉर्डिनेट्स, अपने जो मुलाजिम, अपने जो कारीगर है, अपने पास जो लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनसे एक सही मैनर में काम करवा के लेना है। पता चला तुमने उनको काम तो दिया लेकिन उन्होंने सही काम नहीं किया क्योंकि आपने उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया, आपने उनको अपनी बातें नहीं बताई, आपने उनको डायरेक्शन नहीं दिया, तो वो काम करके भी कोई मतलब नहीं है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन एट अ राइट जॉब तो ठीक है, लेकिन उनको प्रॉपर टाइम पर कम्युनिकेशन करके डायरेक्शन देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनको गाइडेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एरिया ऑफ द फंक्शन, किस एरिया में काम करते हैं? स्टाफिंग में भाई रिक्रूटमेंट आएगा, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, RSTDC, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन। ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, ये 5 एक्टिविटी की तरह आती है स्टाफिंग में। और यहां पर भाई जिमसी आ जाएगा बेटा, जिमसी क्या क्या? गाइडेंस, इंस्ट्रक्शन, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग और इंस्पायरिंग। ठीक है, ये 5 एक्टिविटी की तरह आ जाएगी बेटा, स्टाफिंग के अंदर आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है सर? स्टाफिंग इंटरनल फैक्टर है, कंपनी के अंदर लोगों को अपॉइंट करोगे, और डायरेक्टिंग कौन सा है? इंटरनल फैक्टर्स में आता है क्योंकि इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं। कौन आता है सर? ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग को कौन फॉलो करता है सर? स्टाफिंग फॉलो करता है। कौन फॉलो करता है? स्टाफिंग। और जो डायरेक्टिंग होता है वो ऑर्गेनाइजिंग को भी फॉलो करता है और स्टाफिंग। क्लियर है क्या? क्योंकि भाई साहब जो आपने प्लानिंग किया है उसी का तो एग्जीक्यूशन होगा ना, जो आपने प्लानिंग किया उसी का तो एग्जीक्यूशन होगा, तो वो डायरेक्टिंग के अंडर आता है। पक्का?
उसके बाद लास्ट पॉइंट करना लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट लेता है। तो स्टाफिंग में मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट लेता है, स्टाफिंग में कौन इन्वॉल्वमेंट लेता है, मिडिल लेवल। और डायरेक्टिंग में कौन इन्वॉल्वमेंट लेता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल किसको इन्वॉल्वमेंट करता है सर, मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट को गाइडेंस देने का काम करता है। बात समझ में आ रही है? यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपने पॉइंटर लिखा उसके अंदर वन लाइन में एक्सप्लेनेशन लिखा तो भी सफिशिएंट माना जाएगा। बहुत लंबे लंबे को लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबे लंबे होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, श्योर कॉन्फिडेंस है ना? पढ़ना है तो ही रुको बेटा, पढ़ना है तो ही, क्योंकि यहाँ पे टाइम पास नहीं होगा, यहाँ पे कंटेंट डिलीवर करेगा किया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। जो पूरा देखेगा उसको समझ में आएगा। जो मैंने हमेशा कहता रहता हूँ कि 10 जगह देखोगे 10 जगह से समझ में आने वाला नहीं है, 10 में से कहीं पे भी देखो, लेकिन पूरा देखोगे तो आपको पूरा कंटेंट समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है बेटा, कोऑर्डिनेटिंग में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, कोऑर्डिनेटिंग में एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट, अरेंजमेंट। ठीक है, यानी यहां पर आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उनके बीच में तालमेल होना जरूरी है। अरे मान ले, ठीक है, तेरे पास कुछ लोग काम कर रहे हैं, तेरे पास क्या रहे, कुछ लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मान लेते को एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। तो ऑर्गेनाइजिंग का क्या फंक्शन है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोई भी इग्नोर नहीं मार सकता। एक मिनट, हाँ बस, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मान लो एक कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है। एक कंपनी के अंदर परचेसिंग डिपार्टमेंट होगा, सेलिंग डिपार्टमेंट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होगा, एक फिनांस का डिपार्टमेंट होगा, एक एचआर का डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, मानो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का झगड़ा फाइनेंस के साथ हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का झगड़ा फिनांस के साथ होगा, तो ये दो डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों में डिस्प्यूट चालू है। हाँ सर, डिस्प्यूट चालू है। अब कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अब उस ऑर्डर के अंदर कहा गया है कि हमें वो प्रोडक्ट कस्टमाइज करके चाहिए। क्या करके चाहिए सर? कस्टमाइज। और कस्टमाइजेशन करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। सर क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वही तो हमारा प्रोडक्ट डेवलप करेंगे उस कस्टमाइजेशन प्रोसेस में। तो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कहा फैक्ट्री को कि यू हैव टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फैक्ट्री ने कहा माल खरीद के लाओ, परचेज डिपार्टमेंट ने माल खरीद के लाना है। बट माल खरीद के लाया है तो पेमेंट कौन करेगा? फाइनेंस। जब फाइनेंस वाले को पता कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला इसमें इन्वॉल्वमेंट है तो दोनों ने झगड़ा कर लिया। अब झगड़ा किया, इसके पहले इनका डिस्प्यूट चालू है, तो ये दोनों डिस्प्यूट के चक्कर में नुकसान किसका होने वाला है? कंपनी का। सो हमें क्या कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके के डिपार्टमेंट के अंदर झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमें सभी के बीच में तालमेल बैठाकर रखना चाहिए। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। अगर सभी के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा, सिंक्रोनाइजेशन, ये सब वर्ड है ना आपके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं बेटा। सिंक्रोनाइजेशन होगा तो ही आपका काम अच्छी तरीके से होने वाला है। समझ में आ रही बात? यस। सो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, कोऑर्डिनेटिंग के अंदर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट, सभी के मेहनत को आपको सिंक्रोनाइज करना है, कोऑर्डिनेट करना है। मानो मेरे टीम को कह दिया कि आपको पीपीटी बनाना है, हमको ओसी का एक पीपीटी बनाना है, क्वेश्चन वाइज पीपीटी बनाना है। मैंने 3 लोगों को काम दे दिया। अब मैंने 2 घंटे बाद आकर देखा तो ए ने क्या किया पता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन बनाया। बी ने क्या किया पता है? उसने भी डिस्टिंग्विश बिटवीन बनाया। और सी ने क्या किया मालूम है? उसने भी डिस्टिंग्विश बनाया। तो भाई तुम लोग सब लोग बही लो, ठीक है, और मैंने तुमको काम दिया,
तो भाई मैं तुमको काम दिया था कि तुमको पीपीटी बनाना है, सो सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए था कि भाई तू डिस्टिंग्विश बना, तू केस स्टडी बना, तू जस्टिफाई बना। तुमने सबों ने 2 घंटा वेस्ट किया। अगर सबका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो किसकी एनर्जी खराब होगी, किसका रिसोर्सेस खराब होने वाला है, कंपनी का। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? हाँ, अब बात करते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर डिजायर्ड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। कंट्रोलिंग में डिजायर्ड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है सर? कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव होता है हार्मनी लाना, सभी के बीच में तालमेल और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट लाना। क्योंकि अगर सबका कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, हार्मनी बनी रहेगी, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बनी रहेगी, एक दूसरे के प्रति कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, तो कंपनी लंबे समय तक काम करने वाली है। और कंट्रोलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सब प्लान के हिसाब से काम करना, कि भाई कंपनी ने कहा है हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आपको पता है, सो आपका एक्चुअल एक्शन भी उसी अकॉर्डिंगली में उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उसके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी कंट्रोल नहीं रखती तो क्या होता है पता है ना? पूरा का पूरा जो वर्कर है ना वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, पूरा का पूरा टाइम पास हो सकता है, आइडल टाइम क्रिएट हो सकता है और कुछ नहीं होगा, फालतू में पैसा वेस्ट होने वाला है। क्लियर है? ठीक है। अब एरिया ऑफ द फंक्शन। अब कोऑर्डिनेशन में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल सबका कोऑर्डिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब हम लोग कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड सेट करने का काम टॉप लेवल का है, स्टैंडर्ड सेट करने का काम टॉप लेवल का है, और उस स्टैंडर्ड को मैच करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट का होने वाला है। यस और नो? तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करने के प्रोसेस को ही कंट्रोलिंग कहा जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स है सर? इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस को हार्मोनाइज करना है, मतलब तालमेल बैठाना, तालमेल। कंट्रोलिंग में इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों का तालमेल बैठाना, एक दोनों के करेक्टिव एक्शंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंट्रोल करना बेटा, कंट्रोल। वो उदय बोलता है ना, कंट्रोल उदय, उदय कंट्रोल, भाई वही करना है। आप जो चाहते हो वो अगर आपको हासिल करना है तो उसी हिसाब से आपको काम करना होगा। जब मैं चैट बॉक्स पढ़ता हूं तो बहुत गुस्सा आता है, क्यों पता है सर? इंपॉर्टेंस हो। तुमको क्या लगता है इंपॉर्टेंस अगर मैंने तुमको दे दिया तो तुम पढ़ लेगा? लिटरली बता मेरे को बेटा, अगर मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं, तू अभी नहीं पढ़ रहा, तो तेरे हाथ में अगर क्वेश्चन पेपर भी दे दिया तो तू पढ़ने वाला है क्या? देखो ये तो पता होना चाहिए ना कौन सा कुछ चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी तेरे को नहीं पता रहेगा तो कहां से तू पढ़ेगा? इसका मतलब तूने अपने इमोशन पे कंट्रोल किया क्या? नहीं, तूने तो लिख दिया, तूने तो लिख दिया। लेकिन जब जो बच्चा पूरा वीडियो लास्ट तक देता है उसको पता चलता है कि कैसा वह पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे, बुरा पढ़ा रहे, कंट्रोल है कि नहीं है। अपने को 3 घंटे का जो समय, 2 घंटे का जो समय, उसमें अपना एक टारगेट कंप्लीट हो रहा है क्या? अगर मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है मतलब मेरी प्लानिंग प्रॉपर है, मैंने मेरे एक्शन पे क्या किया है? कंट्रोल किया हुआ है। सो यही चीजें तो आपको डिफाइन की जाती है। ठीक है। ऑर्डर क्या बेटा? ऑर्डर 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 ऑर्डर। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग के बाद, यानी प्लानिंग के बाद, ऑर्गेनाइजिंग के बाद, सब कुछ होने के बाद अपन क्या करते हैं? सबके बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। और कंट्रोलिंग सबसे एंड फंक्शन माना जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आ जाओ बेटा। लेवल ऑफ मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है सर, ये सभी लेवल पे काम होता है। हर टॉप लेवल का मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, मिडिल लेवल का लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। और कंट्रोलिंग का काम सर, टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल को कंट्रोल करता है और मिडिल लेवल उसके लोअर सेक्शन यानी एम्प्लॉय वगैरह को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ताकि इन सब का मतलब होता है रिजल्ट लाना है। सबको क्या करना है? रिजल्ट लाना है। ठीक है। जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते थे, तब आप सबको पता है कि भाई हमको एचएससी बोर्ड हमारा टारगेट होना चाहिए, एचएससी बोर्ड हमारा टारगेट होना चाहिए। सो उसके लिए तूने सोचा रहेगा मेरे को एचएससी बोर्ड में कितना % लाना है, वो तेरा टारगेट है। तो इस टारगेट को हम लोग क्या बोले? क्या? गोल। ठीक है। इस गोल को तेरे को अचीव करना, गोल को तेरे को अचीव करना है, तो तू टारगेट सेट करेगा। हाँ, अब टारगेट सेट करने के लिए तू सबसे पहले करेगा प्लानिंग कि मुझे क्या पढ़ना है। तूने प्लानिंग किया, ठीक है, तूने प्लानिंग किया नहीं, तूने प्लानिंग देखा,
तूने स्ट्रैटेजी बनाई नहीं, तूने स्ट्रैटेजी देखी, स्ट्रैटेजी दिखाने वाले ने बता दिया, स्ट्रैटेजी बताने वाले ने बता दिया, तुमने इंप्लीमेंट ही नहीं किया, तो इस प्लानिंग का कोई मतलब है क्या बेटा? नहीं। सो प्लानिंग करने के बाद अपने को डिसाइड करना है कि अपने को क्या करना है। तो प्लानिंग आपने देखा, अपने खुद की प्लानिंग बनाई, अब आपको क्या करना है? ऑर्गेनाइजिंग करना है। सर ऑर्गेनाइजिंग क्या? रिसोर्सेस को, उसी का पेपर है। तो क्या मेरे पास टेक्स्ट बुक है? हाँ। क्या मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? यस। उसके बाद मेरे पास क्या टीचर कोई अवेलेबल है? यस। तो टीचर्स से मेरे को हेल्प लेना है? यस। उसके बाद मेरे को पेपर्स वगैरह सॉल्व करते, ऑर्गेनाइजिंग और रिसोर्सेस। उसके बाद आपने किस सोचा कि चलो अपन ऑनलाइन करेंगे, तो किसी टीचर को सिलेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा। वरना सब आएंगे, आधा घंटा पौना घंटा पढ़ाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन अपना टारगेट सेट हो रहा है क्या? नहीं। अपना टारगेट अचीव हो रहा है क्या? नहीं। सो टारगेट ओरिएंटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टरनेटली स्टाफिंग और कंट्रोलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने स्टाफिंग किया और अपने एक्शन को कंट्रोल किया, अपने एक्शन को कंट्रोल किया, तो ही आप एचएससी बोर्ड को क्रैक कर सकते हो, फोड़ सकते हो। पक्का? समझा? क्लियर है? डिफिकल्टी है? तो ये जो 6 क्वेश्चन या 6 चीजें मैंने आपको बताई, आप किसी का भी किसी के साथ भी फिल इन द सॉरी मैच डिस्टिंग्विश बिटवीन आ जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चैप्टर नंबर 4 में अपने को क्या पढ़ना है? देखो चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले क्या पढ़ना है? क्वेश्चन जरा देखो कितनी बार क्या रिपीट हो गया है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। सबसे पहला क्या करना है? ड्यूटी पेड वेयर हाउस। दूसरा बॉन्डेड वेयर हाउस। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस मर। ये तीनों में से एक तो कंफर्म है पेपर में आना ही आना है। उसके बाद सेविंग करंट और डीएस, इसमें से एक आता है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। ठीक है? पक्का? श्योर? तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, टेक बाय वन लेते हैं हम लोग। सबसे पहला दिया ड्यूटी पेड वेयर हाउस। सबसे पहला क्या दिया? ड्यूटी पेड वेयर हाउस। ये ड्यूटी क्या है? ये ड्यूटी क्या है? ये ड्यूटी चलो बताओ, ड्यूटी क्या है? बताओ सर। If an importer faces any problem in the transportation of the goods after making payment of the duty, then goods can be stored at the duty paid warehouse. सर मानो अगर इंपोर्टर ने मान लो किसी भी इंपोर्टर से, इंपोर्टर होता क्या है? मान ले मिस्टर आशीष, मतलब मैंने है ना, मैं इंपोर्टर है, मैं दूसरे देश से सामान मंगाता है। मेरा जो मैं इंपोर्टर है, ठीक है, मैं इंपोर्टर है। अब मैं है ना, मेरा एक दोस्त है चिंग चैंग ऑफ चीना, मिस्टर चिंग चैंग ऑफ चीना। मैं क्या करता हूँ? चाइना से है ना टॉयज मंगाता हूँ। क्या मंगाता हूँ सर? टॉयज। बिकॉज इट इज कॉस्टली, कम कॉस्टली होता है, अफोर्डेबल होता है, इजी टू सेल होता है, और लिखो फेंको वाला सीन होता है। ठीक है? ठीक है, तो ये जो मैं हूं, मैं इंपोर्टर हूं। मानो कि दूसरे देश से मेरे पास सामान आया, तो मुझे समय समय पर क्या पे करना पड़ेगा? कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन से लाते समय मेरे गुड्स के साथ कुछ हो जाता है, या मुझे उस पर्टिकुलर जगह पर बोला गोडाउन वगैरह की दिक्कत आ जाती है, मुझे पर्सनल लेवल पर गोडाउन वगैरह मेंटेन करना नहीं पॉसिबल हो रहा है, इन दैट केस मैं उस ड्यूटी पेड वेयर हाउस में अपने सामान को रख सकता हूं। वहां पर देखो वापस क्या बोला है, अगर कोई इंपोर्टर है, अगर कोई ऐसा इंपोर्टर है जिसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की कोई दिक्कत आती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की दिक्कत आती है, वो भी ड्यूटी पे करने के बाद, तब चाहे तो वो क्या कर सकता है? अपने गुड्स को ड्यूटी पेड वेयर हाउस में पैसे रख सकता है। समझा? सर ये परमानेंट रख सकता है क्या? नहीं बेटा, इट इज फॉर अ टेम्पररी पीरियड। ये कौन से पीरियड के लिए होता है बेटा? टेम्पररी पीरियड के लिए होता है। बात समझ में आ रही है? यस। अब बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है? बॉन्डेड मतलब बंद मतलब एग्रीमेंट वाला। बॉन्डेड वेयर हाउस आर द लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज अंटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। यानी अगर आपका गुड्स चाइना से आया तो वो पहले कहां रहेगा सर? वो पोर्ट पे रहेगा। पोर्ट मतलब बंदरगाह पर रहेगा, या एयरपोर्ट के एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपका गुड्स रहेगा।
जब तक आप कस्टम नहीं पे करोगे, जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं पे करोगे, तब तक आपका गुड्स आपके हवाले नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो जो जिस गोडाउन में पड़ा रहेगा गवर्नमेंट के अंडर में, उस गोडाउन का नाम है बॉन्डेड वेयरहाउस। समझा? यहां पर आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दिया तो भी आप अपने सामान को अपनी मर्जी से उस गोडाउन में रखवाना चाहते हो, वो ड्यूटी पेड है। और लेकिन बॉन्डेड वेयरहाउस में आपने अभी तक कस्टम ड्यूटी पे नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं पे करोगे तब तक आपका गुड्स रिलीज नहीं किया जाएगा, वो गवर्नमेंट के अंडर ही रहने वाला है। बात समझ में आ गई? पक्का? श्योर? उसके बाद कंट्रोल। सर ड्यूटी पेड वेयरहाउस जो होता है वो पब्लिक होता है, पब्लिक वेयरहाउस दैट आर अवेलेबल टू ऑल इंपोर्टर्स। ठीक है, ये जो वेयरहाउस होता है वो कौन सा वेयरहाउस होता है? पब्लिक, यानी गवर्नमेंट के अंडर में होता है। ठीक है, और ये जो वेयरहाउस होता है बॉन्डेड, वो कस्टम अथॉरिटीज के अंडर में होता है। कौन से अथॉरिटीज में? कस्टम अथॉरिटी। अभी मैंने डिस्कस किया ना कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी कौन लेता है सर? कस्टम अथॉरिटी लेता है। कौन लेता है? कस्टम। तो कस्टम अथॉरिटी के अंदर में क्या आता है? बॉन्डेड वेयरहाउस आता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ड्यूटी पेड warehouse help the importer as a proper care of the goods is taken. Processing of goods can be done like sorting and repacking etc. बॉन्डेड वेयरहाउस क्या बोलता है? तुमने मेरा पैसा दिया, तुमने मेरा कस्टम ड्यूटी दिया, तो भी तुम्हारा गुड्स हमारे गोडाउन में पड़ा है, तो आप सॉर्टिंग या ग्रेडिंग वगैरह हमारे गोडाउन में रहकर कर सकते हो, बशर्ते आपका सामान जितने समय तक हमारे गोडाउन में रहेगा उसका चार्जेस आपको बेयर करना पड़ेगा। ये कौन कहता है? ड्यूटी पेड वेयरहाउस। बट अगर बॉन्डेड वेयरहाउस है तो गुड्स आर हेल्ड इन बॉन्ड एंड कैन नॉट विड्रॉन विदाउट पेइंग ऑफ द कस्टम ड्यूटी। आपका जो सामान है वो हमारे पास ही रहने वाला है जब तक आप कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर देते। बात समझ? हमारे पास मतलब गवर्नमेंट के पास। सर गवर्नमेंट में भी किसके पास? कस्टम अथॉरिटी के पास। किसके पास? कस्टम। सर मान लो मैंने मेरा गुड्स निकाला ही नहीं, व्हाट विल हैपन? कस्टम अथॉरिटी 3 महीने तक आपका सामान आपके अपने पास रखेगा। 3 महीने तक अगर आपने उसको क्लेम नहीं किया तो 3 महीने बाद उसी सामान को ऑक्शन कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्शन। ठीक है, पक्का? लोकेशन, ये जो लोकेशन होता है वो पोर्ट, यानी ड्यूटी पेड वेयरहाउस जो होता है पोर्ट और डॉक एरिया के नजदीक होता है। पोर्ट यानी बंदरगाह, पानी का जहाज जिधर आता है उसके आसपास में ये पाया जाता है। और जो ड्यूटी पेड वाला होता है, these are the located near dock area, and if an importer is unwilling to pay custom duty immediately, then he can store the goods in a bonded warehouse. अगर तुरंत वो पैसा नहीं दे सकता तो भी उसके गुड्स को बॉन्डेड वेयरहाउस में रखा जा सकता है। यहाँ पे पैसा रखने के बाद गुड्स को रखा जाता है, यहाँ पे पैसा न भरने पर आप अपने गुड्स को वहां पर रख सकते हो, लेकिन जब तक आप पैसा नहीं भरोगे तब तक आपका गुड्स यहां से निकल के जाने वाला नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। यूज वेयरहाउस है, यहाँ पे मोर जो री एक्सपोर्टर होता है, जो री इंपोर्टर होता है ना बेटा, जो इंपोर्टर होता है, इंपोर्टर अगर वो सामान लाकर वापस वो किसी को बेचना चाहता है, री एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो ड्यूटी पेड वेयरहाउस सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि उससे उसका स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। उसको कोई गोडाउन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। The importer can withdraw the goods in installment by paying the custom duty proportionately. अगर आपका ड्यूटी पेड वेयरहाउस के अलावा बॉन्डेड वेयरहाउस में हो तो जैसा जैसा आप कस्टम पे करते जाओगे वैसे वैसे आप गुड्स विड्रॉ कर सकते हो। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? इट इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ना फिर से आ जाए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सबको पता है ना सेंट्रल बैंक कौन होता है? फटाफट बताओ सेंट्रल बैंक कौन होता है? हमारे देश में सेंट्रल बैंक कौन कौन है बताओ। ठीक है, सेंट्रल बैंक का मतलब होता है, ठीक है ध्यान दो, सबसे पहले ये होगा कमर्शियल बैंक, इधर उधर हो गया है
हेडिंग खाली इधर उधर हुई है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये है सेंट्रल बैंक, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। ये आपका है कमर्शियल बैंक और ये आपका है सेंट्रल बैंक, ठीक है, करेक्शन कर रहा हूं मैं, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। चलो ध्यान देते हैं। कमर्शियल बैंक इज अ बैंक विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, which accept the deposit from the public and lending the money to the industry or businessman। ठीक है भाई साहब, लोगों से पैसा लेने का, लोगों से पैसा लेने का, कैसा? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये चार जरिए से पैसा लेने वाला कौन है सर? कौन है? कमर्शियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक का मेन काम होता है रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। देश के अंदर मनी सप्लाई करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। हमारे देश में सेंट्रल बैंक मतलब कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए। बताओ, कमर्शियल बैंक नोट प्रिंट कर सकता है क्या? नहीं सर, कमर्शियल बैंक इट कैन नॉट प्रिंट करेंसी, बट सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट करेंसी। सेंट्रल बैंक करेंसी प्रिंट कर सकता है। अरे यस और नो? हाँ सर, ठीक है, सेंट्रल बैंक कैन प्रिंट द करेंसी। आरबीआई हमारे नोटों को कौन छापता है बेटा? हमारे नोट को तो सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छापता है। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। Commercial bank can accept deposit from the public, RBI cannot accept deposit from the public। हमारा जो बैंक खाता होता है वो कमर्शियल बैंक के पास होता है। किसी का SBI, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी का देना बैंक, किसी का एक्सेस, किसी का ICICI, किसी का सिटी बैंक होगा, किसी का सिटीजन होगा, किसी का शामरा विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक होगा। सबके बैंक्स अलग हो सकते हैं। ये सभी बैंक कमर्शियल बैंक के प्रकार है। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसका खाता आरबीआई के पास नहीं होगा, बिकॉज आरबीआई किसी से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। लोन, कमर्शियल बैंक किसको लोन देता है सर? इंडस्ट्री और कॉमर्स को। इंडस्ट्री और कॉमर्स को, कॉमर्स मतलब बिजनेसमैन को। और सेंट्रल बैंक किसको लोन देता है? बैंकर्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। यानी आपको लोन चाहिए तो आप कमर्शियल बैंक के पास जाओ, लेकिन बैंक को लोन चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाएगा, है ना। मुथूट फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मनप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बजाज फाइनेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एसबीआई को पैसे की जरूरत है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो अगर उनको पैसे की जरूरत है तो वो आरबीआई के पास जाएंगे, हमको पैसे की जरूरत है तो हम उनके पास जाएंगे, उनके मतलब कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे। ठीक है, ओनरशिप, कमर्शियल बैंक जो होता है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरीके की एजेंसी चला सकती है, जैसे एसबीआई, देना बैंक, कैनरा बैंक, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब गवर्नमेंट के बैंक है, यानी पब्लिक बैंक है। बट उसके अलावा एक्सिस बैंक, आईसीसीआई बैंक, ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल के बैंक है। उसके अलावा कुछ फॉरेन बैंक्स भी हमारे देश के अंदर है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, ये सब क्या है? फॉरेन बैंक की कैटेगरी में आता है। बट आरबीआई जो होता है वो फुल्ली गवर्नमेंट के अंडर में होता है। इट इज फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितना दिक्कत? 5 पॉइंट काफी है? यस सर। पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए? यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? यस सर, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फटाफट बताओ, इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। पक्का? लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान दो, ठीक है, ध्यान से देखते हैं और क्या है। ठीक है, फटाफट। लाइफ इंश्योरेंस मरीन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इंश्योरेंस कंपनी जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है, यानी पॉलिसी होल्डर के
डेथ के बाद या मैच्योरिटी के बाद, डेथ के बाद या मैच्योरिटी के बाद कंपेंसेशन देने का वादा करता है, उसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। यानी अगर मैंने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, समय समय पर मैं प्रीमियम भरता हूं और मेरे मरने के बाद, मेरी डेथ के बाद या LIC की मैच्योरिटी के बाद जो मुझे पैसे मिलेंगे उसको कहा जाएगा लाइफ इंश्योरेंस। यहां पर लाइफ ऑफ अ पर्सन, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कवर किया जाता है, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। क्लियर है क्या? बट मरीन इंश्योरेंस में ऐसा होता है क्या? नहीं सर। समंदर के खतरों से, समंदर के खतरों से, समंदर के खतरों से अगर आपको बचना है, समंदर के खतरों से अगर आप अपने फाइनेंशियल लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो, या आपको लगता है कि मेरा जो शिप है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी टाइटैनिक ना बन जाए, उस टाइटैनिक की वजह से मेरी कंपनी ना डूब जाए, मुझे फाइनेंशियल लॉसेस ना हो जाए, तो वो लॉस को रिकवर करने के लिए या उस लॉस को बोलते ना ब्लैंकेट करने के लिए हम कौन सा पॉलिसी लेते बेटा? मरीन इंश्योरेंस। क्या लेते बेटा? मरीन इंश्योरेंस लेते। पक्का पक्का पक्का। मीनिंग, हर डिस्टिंग्विश में मीनिंग कम से कम चाहिए बेटा। पॉलिसी कौन लेता है? पॉलिसी टेकन बाय जो इंडिविजुअल है, या तो वो अपनी खुद की जिंदगी का लेता है या वो अपनी फैमिली मेंबर्स का लेता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस किसका लिया जाता है? या तो खुद की जिंदगी का या तो फैमिली मेंबर का। लेकिन 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 मरीन इंश्योरेंस कौन लेता है? इट इज टेकन बाय एक्सपोर्टर, इंपोर्टर या शिपिंग कंपनी। इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और शिपिंग कंपनी, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, शिपिंग कंपनी, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर और शिपिंग कंपनी। ठीक है। सब्जेक्ट मैटर, लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ ऑफ अ पर्सन इज अ सब्जेक्ट मैटर, लाइफ ऑफ अ पर्सन इज अ सब्जेक्ट मैटर, लाइफ ऑफ अ पर्सन इज अ सब्जेक्ट मैटर। और मरीन इंश्योरेंस में शिप में जो गुड्स है, शिप में जो गुड्स है, शिप, कार्गो या फ्राइट, शिप, कार्गो या फ्राइट में जो गुड्स है वो उसका सब्जेक्ट मैटर होने वाला है। यानी मैं अगर इंपोर्टर हूं, मेरा 10 लाख रुपए का सामान शिप से आने वाला हूं, या मैं एक्सपोर्टर हूं, मेरा 10 लाख का सामान शिप से जाने वाला है, तो मैं वो 10 लाख रुपए के गुड्स का इंश्योरेंस लेने वाला हूं। वो भी कौन सा इंश्योरेंस? मरीन इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस? मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, क्लियर है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इट मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस में है? मैं उसी इंसान का इंश्योरेंस ले सकता हूं जिसपे मेरा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, मैं मेरी जिंदगी का ले सकता हूं, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चे का ले सकता हूं, मेरे फैमिली मेंबर का ले सकता हूं। मैं मेरे दोस्त के फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस ले सकता हूं क्या? नहीं, इट इज नॉट परमिशिबल एट ऑल। ठीक है, मैं किसी भी फ्रेंड के फैमिली का या मेरे फ्रेंड का मैं LIC नहीं ले सकता। अगर मैं लूंगा भी तो उसका सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके अकाउंट से पैसा कटेगा, मेरे अकाउंट से पैसा नहीं कट सकता है। समझा? मरीन इंश्योरेंस सर कौन ले सकता है? इट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्सो एट द टाइम ऑफ लॉस। लॉस हुआ तो मरीन इंश्योरेंस एग्जिस्ट करता है। टेनर, पॉलिसी कैन बी इशूड एनी नंबर ऑफ ईयर, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कितने साल, और या तो डेथ तक, जैसा भी आपके लिए पॉसिबल था। बोलते ना मैच्योरिटी और डेथ ऑफ अ इंश्योर्ड, मैच्योरिटी ऑफ अ पॉलिसी या डेथ ऑफ अ इंश्योर्ड। यहां पर क्या हो सकता है? मरीन में शॉर्ट पीरियड होता है बेटा, शॉर्ट पीरियड, लिटरली फॉर 1 मंथ टू ईयर, इट डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मरीन इंश्योरेंस इंडिया से लेकर अमेरिका साथ जाना तो भी आपको 6 महीने का समय तो लगेगा, तो वो 6 महीने के लिए आपने गुड्स को इंश्योर्ड करवा लिया, तो उस तरीके की पॉलिसी यहां पर होने वाली है। ठीक है, आपको कंपेंसेशन कब मिलेगा बेटा? कंपेंसेशन ये आपको कब मिलेगा? या तो डेथ पर मिलेगा या तो मैच्योरिटी पर मिलेगा। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। और यहां पर कब मिलेगा? जब आपके उस कंसाइनमेंट के साथ, जब आपके उस कंसाइनमेंट के साथ क्या होगा सर? लॉस होगा, तो ही आपको मरीन इंश्योरेंस का कंपेंसेशन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर, इतनी बात समझ में आ रही है। पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। हम लोग ज्यादा पॉइंट नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे मैंने लाइफ और मरीन करा है, अब लाइफ और फायर आ गया है, तो लाइफ का जो 1 साइडेड है ना बेटा, वो सेम रहने वाला है। 1 साइड का पॉइंटर आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो बार बार लाइफ इंश्योरेंस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधा फायर की तरफ जाऊंगा,
क्योंकि पॉइंटर्स इज सेम, पॉइंटर्स आर सेम। सो हम लोग, मैं जो पॉइंटर्स करा रहा हूं वो दोनों में सेम होगा, तो आप सामने रख के भी उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ये पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। अगर आप किसी भी टेलीग्राम चैनल पर, दिनेश सर के एचएससी कॉमर्स के चैनल पर हो या दिनेश सर के किसी भी टेलीग्राम चैनल पर हो, तो हो सकता है वहां पर ये पीडीएफ सुबह ही आ चुकी है। ठीक है, नाउ लाइफ को हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है बेटा, तो इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द फायर इंश्योरेंस। हम सिर्फ किसके ऊपर फोकस करेंगे? फायर, क्योंकि ऑलरेडी अभी मैंने एक्सप्लेन किया। फायर इंश्योरेंस क्या बोलता है सर? मीनिंग में कि यहां पर इंश्योरर प्रॉमिस टू पे कंपेंसेशन टू द इंश्योर्ड इफ समथिंग हैपेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ड्यू टू फायर और रिलेटेड इवेंट। यानी अगर इंश्योरेंस कंपनी यहां पर वादा करती है पॉलिसी होल्डर से कि अगर आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो गाड़ी है जिसका आपने इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर उसमें किसी भी तरीके का लॉस हो जाता है या उस पे आग लग जाती है, इन दैट कंडीशन आपको फायर इंश्योरेंस का पैसा मिल जाने वाला है। सब कराऊंगा बेटा, सब क्लियर है? पॉलिसी टेकन बाय, पॉलिसी कौन लेगा सर? पॉलिसी कौन लेगा? इट कैन बी टेकन बाय इंडिविजुअल, जिसकी वो प्रॉपर्टी है। भाई जिसकी प्रॉपर्टी है वही लेगा, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो खुद लेगा क्या? नहीं सर। तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी या बिजनेसमैन कैन टेक द फायर इंश्योरेंस। उसको पता है उसकी गुड्स जल सकता है, उसकी प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके का खतरा मंडरा सकता है, तब वो बंदा फायर से बचने के लिए फायर इंश्योरेंस लेगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। सब्जेक्ट मैटर, फायर इंश्योरेंस में गुड्स ऑफ द गुड्स या एसेट आपका सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। यानी किसी भी पॉलिसी होल्डर के लिए गुड्स या एसेट सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? गुड्स या सब्जेक्ट मैटर। क्या हो सकता है बेटा सब्जेक्ट मैटर? या तो आप किसी गुड्स का इंश्योरेंस करवाओगे या तो किसी एसेट का इंश्योरेंस करवाओगे। समझा? इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इट मस्ट एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट और एट द टाइम ऑफ लॉस। मरीन में भी सेम पॉइंट था, यहां पर भी सेम पॉइंट है। यानी एग्रीमेंट के समय आपके पास गुड्स होगा या लॉस के बाद आपको ये सारी चीजें कंपेंसेट करके मिलने वाली है। तो यहां पे फायर इंश्योरेंस एट द बिगिनिंग भी देखने के लिए मिलता है और एट द टाइम ऑफ लॉस भी देखने के लिए मिलता है। तो ये दोनों ही कंडीशन में वैल्यूएबल माना जाएगा। ठीक है, श्योर कॉन्फिडेंस। उसके बाद टेनर। सर टेनर, नॉर्मली इसका जो टेनर होता है वो कितने सालों के लिए होगा सर? 1 सालों का टेनर माना जाता है। नॉर्मली 1 साल का टेनर आपका माना जाएगा। ठीक है। कंपेंसेशन कब मिलेगा? कंपेंसेशन लॉस होने पर ही मिलेगा। मान लो 1 साल में का आपने प्रीमियम भरा और जिस साल आपने वो प्रीमियम भरा उस साल आग ही नहीं लगी, तो क्या आपको लॉस का पैसा मिलेगा? नहीं। क्या आपको उसकी मैच्योरिटी का पैसा मिलेगा? नहीं। लॉस होगा तो ही फायर इंश्योरेंस का कंपेंसेशन मिलेगा। लॉस ही नहीं है तो प्रीमियम उस साल का डूब गया, अगले साल फिर से प्रीमियम भरने का और वापस से फायर इंश्योरेंस रिन्यू करा के लिया जाएगा। पक्का? यस सर, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। ठीक है, फटाफट समझ में आ रही बात? यस और नो? कोई डिफिकल्टी है तो बताओ। यस और नो? फिर आ जाओ करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पिन कर दो, कर देता हूं। ओके चलेगा, करता हूं। सेशन कंप्लीट होने दो। अब करंट अकाउंट, चलो नेक्स्ट आ जाओ। करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेसमैन। करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड मेंटेन बाय बिजनेसमैन। सर बैंक जो होता है ना, बैंक वो पैसा एक्सेप्ट करता है। किससे करता है सर? पब्लिक से करता है। कितने तरीके से करता है सर? 4 तरीके से। कौन कौन सा तरीका? सेविंग, करंट, फिक्स्ड, रिकरिंग। सेविंग, करंट, फिक्स्ड और डिपॉजिट। 4 तरीके से करता है। हाँ सर, 4 तरीके से करता है। अब ये जो 4 तरीका हम बात कर रहे हैं उसमें से एक तरीका है करंट अकाउंट। एंड करंट अकाउंट इज मेंटेन बाय होम? करंट अकाउंट इज मेंटेन बाय बिजनेसमैन। ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स सम ऑफ मनी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड।
फिक्स सम ऑफ मनी फॉर द फिक्स्ड पीरियड। आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट है उसको समय, सीमित समय यानी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डिपॉजिट कर दिया, उस टाइम पीरियड से पहले अब वो पैसा नहीं निकाल सकते। फिक्स्ड अमाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड, फिक्स अमाउंट फॉर अ फिक्स पीरियड। ठीक है, क्लियर है। विड्रॉवल्स, 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 करंट अकाउंट विड्रॉवल कर सकता है क्या? यस सर, करंट अकाउंट का जो कस्टमर है वो विड्रॉ कर सकता है, बट किससे? चेक से। बट फिक्स डिपॉजिट में आपने पैसा लॉक कर दिया है, अब आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सर पैसा तो मेरा, तो बैंक का क्या जा रहा है कि मेरा पैसा लेटा नहीं जा रहा है? बेटा आपने फिक्स डिपॉजिट लिया है, इसका मतलब आपने एक एग्रीमेंट बना दिया कि ये पैसा एक समय के लिए मैंने दे दिया है। मान लो वो समय 1 साल का है, अगर 1 साल के अंदर आपको वो पैसे की जरूरत है तो वो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पैसे में से कुछ पैसे कट सकते हैं एज अ पेनल्टी, एज अ फाइन के तौर पर। यस और नो? उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन। बैंक अकाउंट, बैंक आपको क्या क्या देता है करंट अकाउंट के साथ? पासबुक देता है। अब पासबुक की जगह पे स्टेटमेंट मिलता है, करंट में स्टेटमेंट मिलता है, चेकबुक मिलता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो है, पेइंग स्लिप अगर आपको दिया जाता है। बट फिक्स डिपॉजिट पे आपको क्या मिलता है? फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट मिलता है। हु टेक्स इट? जो बंदा ट्रेडर है, जो बंदा बिजनेसमैन है, जो बिजनेस खोल के बैठा है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या छोटा मोटा बिजनेस भी लेकर बैठा है, वो बंदा करंट अकाउंट खोलता है। लेकिन जो पैसा अपने पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, टेम्पररी आइडल पे मनी है जिसको हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, और हम चाहते हैं कि हमारा ये पैसा फिक्स रहना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम तक रहना चाहिए, इस पैसे को मैं हाथ भी ना लगाऊं, तो अब वो आप क्या कर सकते हैं? फिक्स डिपॉजिट में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, डिफिकल्टी है। रेस्ट्रिक्शन, करंट अकाउंट में किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आपका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना भी होगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट फिक्स डिपॉजिट में आपके टर्म पीरियड खत्म होने से पहले आप पैसा निकाल सकते हैं क्या? नहीं। अगर आप निकालना चाहते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन लास्ट में जब कटेगा पैसा तो कुछ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे आपको कुछ पेनल्टी या फाइन लगाकर आपका पैसा दिया जा सकता है, समय से पहले अगर आपने पैसा मांगा तब। अदरवाइज आपको पूरा पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मैच्योरिटी पर मिल जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट रेट, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा मिलता है बाकी के कंपैरिजन में, बाकी के कंपैरिजन में। क्लियर है? 6 पॉइंट में कोई डिफिकल्टी नहीं। करंट अकाउंट को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पे 90% ऑफ द अमाउंट कैन बी टेकन एज अ लोन। समझा? ये नॉर्मली पॉइंटर्स नहीं आएंगे, 6 पॉइंट किया तो भी 5 पॉइंट तो मैं करा ही रहा हूं वैसे भी। ठीक है। अब करंट अकाउंट हमने ऑलरेडी इस पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, सो वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस करंट अकाउंट। हम सिर्फ सेविंग अकाउंट के पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है। बार बार कह रहा हूं शुभम कि मैंने बताया कि जब भी आप डिस्टिंग्विश करोगे उसमें मिनिमम 5 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। 5 से ज्यादा लिखना है, वेस्टेज ऑफ टाइम हो सकता है। आप अपनी सहूलियत के लिखो, लेकिन पेपर कंप्लीट होता होगा तो ही एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना, अदरवाइज सिर्फ 5 पॉइंट ही काफी है। 5 पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट। ठीक है, क्लियर है क्या? श्योर, कॉन्फिडेंस, लॉक किया जाए? पक्का श्योर, कॉन्फिडेंस? अब आ जाओ सेविंग अकाउंट। क्या बोला बेटा? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट इज ओपन बाय इंडिविजुअल। जो बंदा अपने पैसों को बचाना चाहता है, सेव करना चाहता है, अपनी इनकम का एक हिस्सा क्या करना चाहता है? सेव करना चाहता है, वही व्यक्ति क्या करेगा? सेविंग अकाउंट ओपन करेगा। वो पैसे निकाल सकता है क्या सर? यस, ही कैन विड्रॉ द मनी बाय चेक और विड्रॉवल स्लिप। ठीक है सर। डॉक्यूमेंटेशन पे उसको क्या मिलता है? पासबुक मिलता है, चेकबुक मिलता है और पे इन स्लिप मिलता है। करंट अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी मिल रहा था, इसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलने वाला नहीं है।
ठीक है, हु टेक्स इट, कौन ले सकता है, जिसकी इनकम फिक्स्ड है या जो वेजेस या सैलरी पे काम कर रहा है वो अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाना चाहता है तो ही वो सेविंग अकाउंट खोलने वाला है। रेस्ट्रिक्शन, कस्टमर को रेस्ट्रिक्शंस है कि आप पूरे साल में 40 ट्रांजैक्शन 40 बार ही विड्रॉ कर सकते हो। जब से गूगल पे फोन पे आया तब से तो बहुत बार हो चुका है ना। और जैसे कि आपको पता ही है कि जब से गूगल पे, फोन पे, मोबीक्विक, पेटीएम ये सब वॉलेट्स आए ना भाई, किसी के पास पैसा नहीं टिकता। महापनवती है ये। आपके पेरेंट्स को पूछना, पहले तो पैसा सेव भी हो जाता था, जब से गूगल पे आया तब से एक फूटी कौड़ी अपने लिए बचती नहीं है। उसके ऊपर से अभी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लोग मारने वाले, धीरे धीरे देखना। जैसे कि अभी मोबाइल रिचार्ज वगैरह करते हो तो ₹1.90 ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग जाता है। पूरे साल का रिचार्ज करोगे तो ₹3 ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगता है। तो इन लोग क्या कर रहे वाले, मैंने अपना बैंक खाता करने के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, अरे भाई साहब मन्नू सर, कितने डिस्टिंक्शन आएंगे और हमें कितने करने हैं उनमें से, आस्किंग 4th टाइम बट स्टिल नॉट गॉट आंसर। तो माय डियर मन्नू, वीडियो के इनिशियल में ही मैंने कहा टोटल 4 डिस्टिंग्विश आएंगे, वो भी कौन से चैप्टर से आएंगे वो भी मैंने बताया। उसमें से 3 आपको करना है, ये भी मैंने बताया। कितने पॉइंटर करने हैं वो भी मैंने बताया। ठीक है, पर्सनल अटेंशन से मैंने आपको आंसर दे दिया। ठीक है, अब 5वीं बार मैसेज मत करना। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट रेट, सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर सबसे कम मिलता है, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट सबसे कम मिलता है। क्लियर है क्या? टोटल हमारे यहाँ पर पॉइंट्स हो गए। ठीक है, समझा इतना? चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन समझ में आ गए, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। चैप्टर नंबर 5 में आ जाओ। इसमें 3 क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, बीपीओ, केपीओ। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, अच्छा एक काम करते हैं, ये 5वां लेसन लास्ट, ये बाद में लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 लेते हैं, जिसको तो पता ही है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से ये वाला क्वेश्चन तो 100,000 10,000% आएगा ही आएगा। 10,000 10,000 तक का बोल रहा हूं कि आएगा ही आएगा, इसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, श्योर, कॉन्फिडेंस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मानो किसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके ठीक है, ऐसा कोई भी कंज्यूमर जिसको कंप्लेंट है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको क्या है, कंप्लेंट है, और वो कंप्लेंट करके अपनी कंपेंसेशन पाना चाहता है। कंप्लेंट तो है लेकिन उसको बदले में क्या चाहिए, कंपेंसेशन भी चाहिए, तब जाकर ये चीजें आने वाली है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा, ओके। ठीक है, मानो कंज्यूमर, वापस बता रहा हूं, ध्यान दो जरा माय डियर। मानो आप कंज्यूमर हो, कंज्यूमर कौन हो आप? कंज्यूमर ने कंप्लेंट किया और उस कंप्लेंट वो किस मतलब समझो उसको एक फॉल्टी प्रोडक्ट मिल गया, उस प्रोडक्ट से उसकी जान को खतरा हो सकता था, तो उसने बोला ये कंपनी को तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में घसीटना ही पड़ेगा, और उसने कंपेंसेशन क्लेम किया कि भाई मेरे को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है वो कंप्लेंट कहाँ करेगा? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नमेंट ने चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ने 3 मशीनरीज चालू की है। कितनी मशीनरीज? 3। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाई गई है बेटा, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं। अगर आप स्टेट लेवल पर क्लेम करना चाहते हो, स्टेट कमीशन बनाया गया। ठीक है,
और अगर आप नेशनल लेवल पर, बड़े लेवल पर डील करना चाहते हैं या बड़े लेवल पर कंपेंसेशन क्लेम करना चाहते हो, सो उसके लिए आपको नेशनल कमीशन पे जाना पड़ेगा। बट जाने के लिए क्राइटेरिया क्या है? अगर आपका कंपेंसेशन अप टू 1 करोड़ है, कितना तक सर? 1 करोड़ तक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही जाने का। अगर आपका कंपेंसेशन 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ से कम, और अगर आपका कंपेंसेशन 10 करोड़ क्रॉस हो रहा है तो ही आप इनके पास जा सकते हो। ठीक है, आपका पहला प्रायोरिटी, पहला मैटर क्या होने वाला है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाएगा, दूसरा स्टेट कमीशन के पास जाएगा, तीसरा कहां पे जाएगा? आपका नेशनल कमीशन के पास जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया, इसे कंपेंसेशन के हिसाब से होगा। दूसरा, ये कौन से लेवल पे काम करता है सर? लेवल कौन से होने वाला है सर? डिस्ट्रिक्ट फोरम कौन से लेवल पे काम करता है सर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। स्टेट कमीशन कौन से लेवल पे काम करता है सर? स्टेट लेवल पे काम करता है। और नेशन कहां पे काम करता है? पूरे नेशनल लेवल पर काम करता है। लेवल समझ गया? 2 पॉइंटर एक्सप्लेन हो गया। ठीक है सर, समझा? डिस्ट्रिक्ट फोरम सेटअप बाय सेटअप, किसने सेट किया सर? सेटअप डिस्ट्रिक्ट फोरम किसने स्टेट चालू किया? तो ये चालू किया स्टेट गवर्नमेंट ने। किसने स्टार्ट किया? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन किसने स्टार्ट किया सर? वो भी स्टेट गवर्नर ने चालू किया है। ठीक है, और नेशनल कमीशन किसने चालू किया सर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने चालू किया सर? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है सर? इसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन रहेगा? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो प्रेसिडेंट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होगा। कौन सा होगा सर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट का जज विल बी, हाई कोर्ट जज विल बी स्टेट कमीशन प्रेसिडेंट। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जज विल बी प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन। कितने मेंबर है सर? कितने मेंबर है सर? यहाँ पर 3 मेंबर्स है। स्टेट कमीशन में भी 3 मेंबर्स और नेशनल कमीशन में कितने मेंबर्स? 5। ठीक है, पक्का श्योर कॉन्फिडेंस? आई थिंक स्टेट कमीशन में 5 है मेंबर्स। ठीक है, लेट मी वेरी क्लियर। देखो देखते हैं, पक्का प्रेसिडेंट, देखो पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। ठीक है, मैंने अभी बताया ना 5 हो गया मेरे हिसाब से, यहाँ पर 5। देखो मैंने आपके साथ 5 पॉइंट तो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गए? पक्का ये पॉइंट आपको समझ में आ गए? देखो एकदम सिंपलीफिकेशन के हिसाब से मैंने बताया। सिर्फ ये 5 पॉइंटर, 5 हेडिंग कर देना आपको। डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेटअप किया गया, स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पर, हाई और नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पर सेटअप किया गया। इट इज सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, इट इज सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, इट इज सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे कंपेंसेशन लिमिट क्या? 1 करोड़। यहाँ पे 1 करोड़ से 10 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़ से ऊपर आता है। इसका प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होगा, स्टेट कमीशन का हाई कोर्ट का जज होगा, और सुप्रीम कोर्ट का जज नेशनल कमीशन का होगा। इसमें कितने मेंबर्स होंगे सर? इसमें 3 मेंबर्स, यहाँ पे 5 मेंबर्स और वहां पर भी 5 मेंबर्स होने वाले हैं। 5 पॉइंट तो आपका हो गया। ठीक है, श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। देखो कितने इजी तरीके से हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। अ कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे कौन सा लेवल है सर? डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर कौन सा लेवल है सर? स्टेट। सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। मैंने अभी बताया, अभी जस्ट बताया। तो जैसा मैंने बताया उसी हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पक्का पक्का श्योर? सेकेंड, प्रेसिडेंट मैंने क्या बताया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज कौन रहेगा? डिस्ट्रिक्ट जज। और यहां पर कौन रहेगा सर? हाई कोर्ट। चाहे वो सिटिंग हो या फिर रिटायर्ड, डजेंट मैटर एट ऑल। मेंबर यहां पर कितने मेंबर हो गए सर? 2 और 1 प्रेसिडेंट, तो 2 + 1। और यहां पर कितने होंगे? 4 + 1, मतलब टोटल कितने हैं? 5। प्रेसिडेंट मिला के बता, प्रेसिडेंट मिलाकर यहाँ पे 3 लोग होने चाहिए। प्रेसिडेंट मिलाकर यहाँ पर कितने होने चाहिए सर? 5। क्लियर है क्या? कंसेसिव नंबर ऑफ मेंबर्स लिखना है बस। ये कौन से एरिया कवर करता है सर? ये पूरा का पूरा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कवर करता है और ये पर्टिकुलर स्टेट कवर करने वाला है।
मॉनेटरी जुडिक्शन क्या है, 1 करोड़ तक का कंपेंसेशन अगर आपको चाहिए, 1 करोड़ तक का कंसिडरेशन है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ का कंपेंसेशन है तो कहां पर, हाई दैट इज स्टेट कमीशन के पास जाया जाएगा। मान लो, अब मान लो अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से खुश नहीं हो, इन केस अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप स्टेट कमीशन के पास जाकर गुहार लगा सकते हो। अगर आप स्टेट कमीशन के डिसीजन से भी खुश नहीं हो तो आप नेशनल कमीशन में जाकर वापस से अपील कर सकते हो, और उसके बाद अगर नेशनल कमीशन के डिसीजन से भी अगर आप खुश नहीं हो तो आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। कहां जा सकते हो सर, सुप्रीम कोर्ट। पक्का? ये डिपेंड करता है कि आप कहां अपील कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? यस सर, अपील वाला पार्ट समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा मुझे इसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्या लगता है किसी को एक्सप्लेनेशन की इससे ज्यादा जरूरत है क्या? डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, हाँ है ना? तुमको क्या लगता है सर, इससे ज्यादा मुझे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है? अगर ये समरी मैंने अगर आपको दे दिया तो क्या लगता है आपको करने की जरूरत है? है ना? इतना आप खुद के वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर, कर तो सकते हैं। कोई टेंशन है क्या बेटा इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या? देखो जरा, अगर चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक मस्त पैकी का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, फटाफट। यस सर, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। पक्का पक्का पक्का? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, हाँ ओन वर्ड में लिखा मार्क्स मिलेगा, बट जो मैंने कंटेंट दिया है जैसा मैंने बोला है, इट इज अपॉइंटेड, द प्रेसिडेंट शुड बी द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, यहाँ पे हाई कोर्ट जज विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट कमीशन, द सुप्रीम कोर्ट जज विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कमीशन। क्लियर है क्या? श्योर, कॉन्फिडेंस? चलो आगे बढ़ू, मैं डायरेक्टली मैं जाता हूँ अभी सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये तो हो गया, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल कमीशन भी आप लोग कर लोगे ना? हाँ सर, ठीक है। देखो मैंने चैप्टर 1 भी करा दिया, चैप्टर 4 भी करा दिया। देखो चैप्टर नंबर 7 शॉर्ट में बता दिया, बहुत अच्छे से बताया, डिटेल में बताया, इसलिए मैंने देखो क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन करने आता है और आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, नोट्स तो मैंने आपको देना ही है। देखो आपको कुछ रिक्वायरमेंट है क्या डिस्टिंग्विश में, पेंसिल से ड्रॉ करना कि पेन से, ये आपके ऊपर डिपेंड है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस? चलो आगे देखते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस, ई बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड। आपके आसपास में जो दुकान वगैरह आपने देखा है वो सब कौन सा बिजनेस में आता है सर? ट्रेडिशनल बिजनेस में आता है। वो सब कौन से बिजनेस में आता है? ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आता है, जहां पर बड़ी बड़ी दुकान लेके बैठने का, फर्नीचर क्रिएट करना जाता है, पैसा मजबूत लगाना पड़ता है, तब जाके एक दुकान शुरू होती है। लेकिन ई बिजनेस के लिए आपको इतना ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये इजी टू फॉर्म होता है। इसमें ह्यूज कैपिटल की जरूरत होती है, बट ई बिजनेस में आपको नॉमिनल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ना के बराबर। रिस्क इन्वॉल्व, ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क कम होता है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन टच होता है। आप दुकान में पर्सनली जाते हो, पर्सनली देखते हो, टच करते हो, फील करते हो और सामान खरीद के आते हो। लेकिन जब आप ऑनलाइन में जाते हो, ई बिजनेस की तरफ जाते हो, तो वहां पे रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर। कस्टमर के बीच में कोई भी कांटेक्ट यहाँ पर होता नहीं है। स्कोप ऑफ बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है वो लिमिटेड स्कोप का होता है बेटा, लिमिटेड। और ई बिजनेस जो होता है वो पूरी दुनिया तक फैलाया जा सकता है, बिकॉज यहां पर किसकी मदद ली जाती है सर? इंटरनेट की मदद ली जाती है, और इंटरनेट तो पूरी दुनिया में चलता है। सो इट इज वेरी इजी टू सेट अप बिजनेस ऑनलाइन, बिकॉज इसका रेंज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? पक्का, श्योर, हाँ है ना? ओके सर, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर।
आगे कस्टमर इंटरेक्शन। आप दुकान में जाएंगे, खुद जाएंगे, भैया ये कैसा दिया, इतना महंगा दिया, थोड़ा सस्ता करो ना अंकल, 5 रुपए का डिस्काउंट दो ना अंकल। जाते कि नहीं अपन डिस्काउंट मांगने? ऑनलाइन में डिस्काउंट मिलता है क्या? नहीं। यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ऑनलाइन में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। सो कस्टमर इंटरेक्शन में, ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंटरेक्शन इज पॉसिबल, ई बिजनेस में वो गायब होता है, अब्सेंस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। फिजिकल इंसेप्शन, यानी हम फिजिक गुड्स खरीदने से पहले फिजिकली चेक करते हैं। आजकल के बच्चे तो जेप्टो मारते हैं, मम्मी ने बोला ब्रेड लेकर आ, तो बोलता है जाने की क्या जरूरत है, अभी जेप्टो मारता, 10 मिनट के अंदर घर में आ जाएगा। ठीक है, जेप्टो ऑनलाइन। अब वो ब्रेड अच्छा निकला तो ठीक, वरना मम्मी का ब्रह्मास्त्र तो है ही, ऐसा मस्त फेंक के मारेगी अडाप। मम्मी बोलेगी समय भी वेस्ट किया, पैसा भी वेस्ट किया, सर रिटर्न जा सकता है क्या? हाँ रिटर्न तो जाएगा, लेकिन भाई तेरा समय भी तो इंपॉर्टेंट है। सो वही चीज है यहाँ पर कि जब आप फिजिकली जाके खरीदते हो तो आप जांच पड़ताल करके खरीदते हो, और यहाँ पर आप गुड्स को फील नहीं कर सकते। रिसोर्स फोकस, ट्रेडिशनल बिजनेस का मेन फोकस होता है सप्लाई साइड, और ई बिजनेस का मेन फोकस होता है डिमांड। डिमांड होगी तो ही वो धंधा चलेगा, और एक बार धंधा बनाने के बाद, जैसे अपन दुकान में जाते हैं, दुकान तो सेटअप हो गया है, अब लोग खरीदेंगे तो उसका धंधा चलेगा। ई बिजनेस में उल्टा होता है, लोग डिमांड करेंगे तो धंधा चलेगा। समझ में आ रही बात? हाँ ना? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। नाउ ई बिजनेस यानी ई कॉमर्स, ध्यान दो, दोनों सेम होता है क्या? ई बिजनेस में कोड ऑफ बिजनेस होता है बेटा, बिजनेस किया जाता है ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स में कमर्शियल ट्रांजैक्शंस किया जाता है। बिजनेस के अंदर, ई बिजनेस में, ई बिजनेस के अंदर आप क्या करते हो? बिजनेस करते हो। ई कॉमर्स के अंदर कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हो। ठीक है, हमने 15 का लिखा ओसीएम और ओरल के 20 मार्क्स हमें पास हो गए, तो प्लीज रिप्लाई हम्बल। अरे भाई तूने 15 मार्क का लिखा, ठीक है, 20 तेरे को ओरल मिलेगा, तो 35 तू पास हो गया। हाँ, लेकिन बेटा तेरे को लगता है तू 15 नंबर लाएगा, मेरे को लगता है तू उससे ज्यादा लाएगा। ठीक है, अपनी काबिलियत को पहचानो, ठीक है, अपनी अहमियत को पहचानो। 15 पे क्यों रेस्ट्रिक्ट रह रहा है ना? 15-20 मार्क के लिए क्यों पढ़ रहा है? उससे ज्यादा के लिए पढ़। तेरा पोटेंशियल पहचान, तेरा पोटेंशियल तुझे नहीं पता है। ठीक है, इधर लाइव सेशन में बैठा हर बच्चा है ना, अपने पोटेंशियल से ज्यादा कर सकता है। बस पहचानो पोटेंशियल। ई बिजनेस जो होता है ना, वो ई कॉमर्स का एक हिस्सा माना जाता है, और ई कॉमर्स जो है वो ई बिजनेस का सबसेट माना जाता है, सुपर सेट, सबसेट। यानी ई बिजनेस इज अ सुपर सेट, यानी ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स आएगा, ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स आता है, और ई कॉमर्स जो होता है उसका एक हिस्सा होता है। ठीक है, मतलब पहले क्या आएगा सर? ई बिजनेस, और उसका एक हिस्सा होगा ई कॉमर्स। सो ये हो गया बेटा सुपर सेट, और ये हो गया बेटा सब सेट। क्या हो गया? सब सेट। आप किसी भी तरीके का प्रोडक्ट, चाहे वो बेचना चाहते हो या रीसेल करना चाहते हो, ई बिजनेस अवेलेबल करा कर देता है। बट ई कॉमर्स क्या बोलता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ई कॉमर्स खरीदने और बेचने के लिए जाना जाता है। ई कॉमर्स खरीदने और बेचने के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट को रीसेल करना है, क्या करना है सर? रीसेल या पोस्ट सेल एफर्ट डालना है, तो वो कहां पर आएगा सर? फीचर्स ऑफ ई बिजनेस के अंदर आएगा। ई बिजनेस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, छोटा सा आंसर लिखेगा तो भी चलेगा। ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? नैरोअर कॉन्सेप्ट है। 1 लाइन सेंटेंस काफी है। ट्रांजैक्शन, इट इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ B2B बिजनेस, और यहां पे कौन सा बिजनेस आता है सर? B2C। काफी है। ठीक है, अरे क्यों नहीं चलेगा बेटा? इतने साल भाई तुम काहे इतना टेंशन वाले रहे हो? मेरा 2014-15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा,
छोटा सा टीचिंग एक्सपीरियंस है, 14-15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हर साल 12th स्टैंडर्ड की बैच आती है, हर साल उनको पढ़ाता, हर साल उनको गाइडेंस देता, हर साल एग्जाम अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर यकीन नहीं आता, चैनल मेरा खुद का देखो, आशीष सर यूट्यूब स्टडी देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं नया नया नहीं पढ़ा रहा, सालों से पढ़ा रहा हूँ। इस चैनल पे मैंने महारिविजन ऑलरेडी पिछले 2 साल पहले भी लिया हुआ है, पिछले साल भी लिया, तो टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, भरोसा करो और करते जाओ। अब आ जाओ बीपीओ केपीओ, एक तरीके का कॉल सेंटर होता है बेटा, कॉल सेंटर पता है ना, जहां पे हम लोग कॉल करते हैं, बताते हैं अरे हमको है ना सर्विसेज चाहिए, मतलब इन शॉर्ट जैसे आपका अमेजोन हो गया, अमेजोन में आपका कोई प्रोडक्ट आया, वो डैमेज निकला, तो आप कॉल करते हो कि नहीं करते हो? यस सर, कॉल करते हो, उनको कंप्लेंट रेज करते हो, वो आपके कंप्लेंट को सुनते हैं और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। कहां पर आएगा सर? वो बीपीओ के अंदर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्या बोलेंगे उसको? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्लियर है? अब बीपीओ refers to the outsourcing of non-primary activities of the organization to the external organization to minimize the cost and increase the efficiency। मेरे को एक बात बता, अपन खाना खाने जाते बाहर, हाँ क्यों जाते सर बाहर? ताकि सर होटल में अच्छा खाना मिले, स्वादिष्ट खाना मिले। यस, लेकिन शादी का खाना अपन खुद बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन बनाते हैं क्या? नहीं सर। क्यों नहीं बनाते अपन खाना खुद से? बिकॉज सर आपको पता है खाना बनाना इज नॉट अ, बोलते हैं ना बेबी का थिंग, छोटी चीज नहीं है, और इतने सारे लोगों का खाना बनाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कैटेगरी में आता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम किसी एक्सपर्ट कैटरर को दे दिया जाए, कैटरर को अगर वो ऑर्डर देते हैं तो व्हाट विल हैपन, वो एक्सपर्टाइज स्पेशलाइज तरीके से देगा ना सर्विस, तो वो स्पेशलाइज तरीके से वो सर्विस आपको दे सकता है। सो बिजनेस की एक्टिविटी, बिजनेस की जो एक्टिविटी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक होता है मेन एक्टिविटी, एक होता है नॉन कोर एक्टिविटी। एक होता है कोर एक्टिविटी, एक होता है नॉन कोर। तो कोई भी बिजनेस अपनी नॉन कोर एक्टिविटी यानी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसी एक्टिविटी तो जो नहीं भी किया तो भी चलता है। जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस के अंदर पिकनिक ले जाने के लिए कॉलेज जिम्मेदार है क्या? नहीं। कॉलेज का काम है क्या? नहीं। लेकिन वो लेके जाता है ताकि रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो सके, तो वो खुद के दम पे लेके जाता है क्या? नहीं। वो क्या करता है, किसी ट्रैवल एजेंसी को पकड़ेगा और सारे अरेंजमेंट उसको करने के लिए बोलता है, तो ट्रैवल एजेंसी विल मेक द ऑल द अरेंजमेंट्स। सो इसी को बोलते हैं सर बीपीओ, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। केपीओ क्या बोलता है सर? केपीओ इज रिलेटेड विद द नॉलेज शेयरिंग। नॉलेज शेयरिंग किसके बारे में बात करता है सर? वो नॉलेज शेयरिंग के बारे में बात करता है। अगर आपको लगता है किसी भी तरीके का प्रोडक्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है, तो वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का हिस्सा माना जाता है। क्लियर है? डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, बीपीओ कम कॉम्प्लेक्स होता है, केपीओ ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। रिक्वायरमेंट बीपीओ के अंदर प्रोसेस एक्सपर्टाइज की रिक्वायरमेंट होती है, और नॉलेज प्रोसेस में केपीओ के अंदर नॉलेज की जरूरत होती है। यहाँ पे बिजनेस का प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। टैलेंट रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉय, बीपीओ के अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, और केपीओ के अंदर प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोगों की जरूरत होती है। फोकस ऑन, बीपीओ का मेन फोकस होता है लो लेवल प्रोसेस, और केपीओ का मेन फोकस होता है हाई लेवल प्रोसेस, हाई लेवल प्रोसेस। ठीक है? चैप्टर नंबर ये भी होगा, चाहे 7 भी मैंने आपको डिटेल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया पॉइंटर्स के। नाउ देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ध्यान से देखो। मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग एंड सेलिंग, लोगों को लगता है मार्केटिंग और सेलिंग दोनों सेम एक्टिविटी है क्या? ठीक है? हाँ बेटा, 5 से 5 पॉइंट लिखा तो भी तेरे लिए काफी है। 5 पॉइंटर्स पहले फर्स्ट बोलते पॉइंट से बोल रहा अभी तक कि 5 पॉइंट लिखा तो भी तेरे लिए काफी है, टेंशन वेंशन लेने का नहीं। उसके बाद मार्केटिंग और सेलिंग। सब व्हाट इज मार्केटिंग? व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग जो होता है वो वाइड स्कोप है और ये नैरो स्कोप है। ठीक है? दोनों में फर्क है।
Marketing has a very wide scope and include the selling also. It covers all activity concerned with identification and satisfaction of the customer. यानी प्रोडक्ट बनाने से लेकर प्रोडक्ट बेचने तक, प्रोडक्ट बनाने से लेकर कस्टमर के सेटिस्फैक्शन मिलने तक जो प्रोसेस हम यहाँ पर फॉलो करते हैं उसे कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए किया गया एफर्ट, एफर्ट टू सेल द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट करना, होर्डिंग करना, ब्रांड एम्बेसडर बुलाना, एग्जीबिशन बुलाना, एग्जीबिशन रखना, ये सारी एक्टिविटी किधर आती है? मार्केटिंग के अंदर आती है। तो सेलिंग जो होता है वो मार्केट का एक हिस्सा होता है, लेकिन इसका मेन काम होता है सिर्फ सेल्स बढ़ाना। बट मार्केटिंग सेल को भी हैंडल करता है और पोस्ट सेल को भी हैंडल करता है। पक्का? उसके अलावा फोकस, मार्केटिंग का फोकस होता है कस्टमर की नीड को समझना, कस्टमर की जरूरत को समझो और उनकी जरूरत को सेटिस्फाई प्रोवाइड करो। यानी कस्टमर की नीड के हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको प्रोडक्ट दो ताकि वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। क्या हो जाए? सेटिस्फाई। बट सेलिंग का जो मेन फोकस होता है वो सेलर की जरूरत है ना। मार्केटिंग कस्टमर पर फोकस करके बनाया जाता है और सेलिंग सेलर के ऊपर फोकस। सेलर माल बेचना चाहता है, लमसम भाव पे बेचना चाहता है, XYZ पे प्राइस पे, वो चाहता है कि मेरा कोई भी स्टॉक बचना नहीं चाहिए। अगर मेरा मार्केट में प्रोडक्ट बिक गया मतलब मुझे पैसा आ गया। बट उसको कस्टमर की फीलिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको कस्टमर के सेटिस्फैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आप बात करोगे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मार्केटिंग कस्टमर की नीड के हिसाब से काम करता है। मार्केटिंग बीइंग बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले काम करना शुरू करता है और सेलिंग प्रोडक्शन करने के बाद काम आता है बेटा। ठीक है? ठीक है। एम्फेसिस, एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब किस पे जोर दिया जाता है? एम्फेसिस इज गिवन ऑन द प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टू मैच द प्रोडक्ट विद द कस्टमर नीड। कस्टमर की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना और उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी मार्केटिंग टीम की होती है। और एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द सेल ऑफ द गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस, और यहां पर माल बेचने पे फोकस किया जाता है सेलिंग एक्टिविटी के अंदर। क्लियर है क्या? यस सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपके साथ कुछ चीजें अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ मार्केटिंग से रिलेटेड। तुमने सबने एक बात सुनी होगी, एक फोन आया था नथिंग करके, सबको पता है नथिंग करके एक फोन था, नथिंग फोन। कितने लोगों ने ये फोन के बारे में सुना है ना? नथिंग, नथिंग फोन का नाम ही नथिंग है। एक दिन पापा ने बेटे से पूछा, बेटा बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू, तुझे तेरे बर्थडे गिफ्ट पे क्या चाहिए? बोला नथिंग। पापा बोले ओके, चल दिए। 2 दिन बाद बेटे ने पापा से पूछा, पापा पापा तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। बोला तूने तो बोला नथिंग। अरे पापा मैं नथिंग फोन की बात कर रहा था। ठीक है, क्लियर है क्या? अब नथिंग फोन, नथिंग फोन का कैसा था अगर आप देखोगे तो फोन के पीछे ना बैकलाइट पर है ना कलरफुल, उसने क्या किया था इंटरनल जो लाइटिंग वाला जगमग जगमग फोन, आप जाके गूगल पे सर्च करो नथिंग, नथिंग फोन, फोन मतलब मोबाइल वाला। नथिंग फोन की फीचर उसके अंदर सब था, अच्छा रीजनेबल प्रोडक्ट था, अफोर्डेबल प्रोडक्ट था, लेकिन उसने अपने डिजाइन के ऊपर फोकस किया, कस्टमर की नीड। लोगों को आजकल फैंसी फोन की रिक्वायरमेंट है, तो लोगों वहां की मार्केटिंग टीम ने समझा कि भाई आजकल के कस्टमर को फैंसी फोन की रिक्वायरमेंट है, तो नथिंग ने पूरा का पूरा जो जी जान है वो कहां पे लगा दिया? उसके डिजाइन पे लगा दिया। उसी तरीके से डॉम्स करके जो कंपनी आती है जिसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था, उसने क्या किया? नटराज और अप्सरा जैसी कंपनी को टक्कर देने के लिए उसने अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन किया। इनोवेशन क्या किया? सबसे पहले उसने क्या किया? पेंसिल या रबर जैसे प्रोडक्ट है उसको उन्होंने अलग अलग शेप में बनाना चालू किया। अब नटराज और अप्सरा क्या करता था? अब नटराज रेड कलर में आता था, उसने पेंसिल को मल्टी कलर कर दिया, मल्टी कलर। उसके रबड़ भी मल्टी कलर के आते हैं। अप्सरा का ब्लैक एंड व्हाइट करके पेंसिल आता है, इसने मल्टी कलर देना चालू कर दिया। दूसरा, इसका जो पेंसिल आता है वो राउंड शेप में होता है, जो इरेजर होता है वो स्क्वायर शेप में होता है या फिर रेक्टेंगल शेप में होता है। डॉम्स ने क्या किया? पेंसिल और रबड़ मल्टी कलर में ला दिया
उसके अलावा इसमें अलग अलग साइजेस ला दिए, साइजेस अलग अलग शेप्स लेकर आ गए, जिससे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा क्या आ गए, क्यूरियोसिटी, अरे भाई ये तो नया कुछ आया है। और उनको कलरफुल पेंसिल वगैरह देखने में मजा आता है। और कलर जो उसके साथ साथ उसने पेंसिल ट्रायंगुलर शेप में बनाना चालू कर दिया। सो डॉम्स का इनोवेशन था। ये सब मार्केटिंग टैक्टिक्स के अंदर आता है, ना कि सेलिंग। मार्केटिंग, प्रोडक्ट बनाने से पहले प्रोडक्ट को डेवलप करने के बारे में सोचना। हाँ है ना, श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। सबको पता है कैसा है, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आप देखोगे, अगर आपने हमारे साथ कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश की है, आपने मेरे साथ क्वेश्चंस करने की कोशिश की है, तो अब तक हमने ओसीएम में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है और ओसीएम के टारगेट में हमने क्या कंप्लीट किया। सबसे पहले 23rd, सॉरी हिंदी का पेपर 22 को था, आज 24 है बरोबर। 22 फेब को मैंने मेरे चैनल पर ओसीएम के ऑब्जेक्टिव्स कराए थे, पीवाईक्यू कवर किया था, 20 मार्क वहां पर मैंने कवर किया हुआ है। उसके बाद 23 फेब को हमने इसी चैनल पर महार रिवीजन लिया था, वो भी ब्रीफ को कवर किया था, और ब्रीफ में हमने टोटल 8 मार्क वहां पर कवर किए। 24 फेब को यानी आज के दिन मैंने मॉर्निंग में केस स्टडी लिया है पीवाईक्यू के साथ, वहां से मैंने 6 मार्क कवर किया। अभी के सेशन में हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन कवर करा के दिया है, 12 मार्क वो हो जाएगा। और शाम को आपको फिर से एक लाइव सेशन देखने के लिए मिलेगा मेरे चैनल पर जस्टिफाई, जहां से वो आप 12 मार्क वहां पर कवर कर सकते हैं। तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कितना होता है, 12 12 24 और 6 30 30 58 मार्क्स का ओसी हमने आपको करवा दिया है, ठीक है। 58 मार्क का क्वेश्चन, और हो सकता है कि जो ब्रीफ मैंने 8 मार्क का कराया उसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए और आ जाए, यानी 58 से लेके 62 मार्क्स का क्वेश्चन हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आंसर्स कैसे लिखना है कल के सेशन में भी मैंने बताया, हर एक क्वेश्चन में कितने पॉइंटर्स लिखने हैं उसके बारे में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने किया है। जो भी सेशन में स्टार्ट करा उसमें भी मैंने सब कुछ बताया कि कैसे क्या करना है, कितने पॉइंटर्स लिखना है, क्यों लिखना है, टाइम कैसे करना है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। कल का पूरा दिन बचा है, उसमें भी हम बहुत सारी चीजें लेकर आने की कोशिश आपके लिए करेंगे मेरे चैनल पर, ठीक है। सो टेंशन यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। जो भी लेक्चर का अपडेट होगा वो सारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएगा, और साथ ही साथ कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर करना। इसी तरीके का प्यार, इसी तरीके की मोहब्बत, इसी तरीके की रिस्पेक्ट चैनल को प्रोवाइड करते रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में एक और नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।